नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स कोष से अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का निर्देश दिया। केंद्र ने सभी गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए तरल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संचालित सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र आज से दिल्ली में काम करना शुरू करेगा। केंद्र अपने 50% कोटे से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराना जारी रखेगा। अमेरिका सरकार ने भारत में कोविड वैक्सीन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री पर प्रतिबंध हटाया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने ग्वाटेमाला में तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 5 जिलों के 34 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने इस चरण के लिए केंद्रीय बलों की 653 कंपनियां तैनात की हैं। 5 जिलों में से 3 मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिणी दिनाजपुर की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। इन तीनों सीमावर्ती जिलों के लिए अधिक बलों की तैनाती से स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान घुसपैठ रोकने तथा किसी भी प्रकार की हिंसा पर अंकुश लगाकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौजूदा कोविड संक्रमण को देखते हुए घर में पृथकवास में रखे गए संक्रमित या संदिग्ध संक्रमित लोगों को सक्षम प्राधिकरण के प्रमाण पत्र पर दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधींद्र से, जो इस समय एक मतदान केंद्र पर उपस्थित हैं। हेलो सुधींद्र, फिलहाल मतदान की क्या स्थिति है और कैसा माहौल चल रहा है? हाँ निखिल, मैं भवानीपुर विधानसभा सीट के मतक्षेत्र संख्या 214 पर हूँ और ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ है और ये पास में माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर भी है और भवानीपुर दक्षिण कोलकाता में स्थित है और यहाँ पास कालीघाट में ममता बनर्जी का घर भी है और सांसद अभिषेक बनर्जी भी यही रहते हैं। इस बार भवानीपुर से टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री शोभानदेव चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के रुद्रनील घोष प्रत्याशी हैं। और गर्मी का मौसम है तो मतदाता सुबह ही आकर यहाँ मतदान का रवैया है यहाँ पे, तो काफी कतार में काफी लोग देखे जा सकते हैं यहाँ पे। और एक शहरी मध्यम वर्ग का प्रांत है तो यहाँ कोविड को लेकर लोगों में काफी जागरूकता दिखाई दे रही है। मास्क के अलावा ग्लव्स और हेड कवर भी पहने हुए हैं और मतक्षेत्र के बाहर सर्कल बनाए गए हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का काम कर रहा है और मतदाताओं का जो तापमान है उसे जांचा जा रहा है। उसके बाद उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर मतदान करने के लिए अंदर बूथ के अंदर छोड़ा जा रहा है। निखिल सुधींद्र, आप बताएंगे कि इस चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं? हाँ देखिए निखिल, इस 7वें चरण के चुनाव में 51,96,000 से ज्यादा मतदाता हैं और 268 प्रत्याशी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नेताओं के नाम अगर मैं कह सकूं तो राजबिहारी सीट से बीजेपी के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रता साहा हैं जो टीएमसी के देबाशीष कुमार के विरुद्ध खड़े हैं और जाने माने अर्थशास्त्री जो है अशोक लहरी वो बालूरघाट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और टीएमसी के शेखर दासगुप्ता और आरएसपी के सुचेता विश्वास यहाँ उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। निखिल
जी सुधींद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच 8वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रचार अभियान बड़े पैमाने पर वर्चुअली चलाया गया। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने बड़ी रैलियां और जनसभाएं नहीं करने का फैसला किया है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। ट्वीट में श्री मोदी ने मतदाताओं से कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। मतदाताओं को मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का आदेश दिया है। ये संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। श्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इन संयंत्रों को शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के श्री मोदी के निर्देश के बाद पीएम केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में 551 विशेष प्रेशर स्विंग एडजार्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए राशि आवंटित करने की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालयों में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे अस्पतालों में ही ऑक्सीजन के उत्पादन से इन अस्पतालों और जिला की चिकित्सीय ऑक्सीजन की प्रतिदिन मांग को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इससे जिलों के सरकारी अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या नहीं होगी और उन्हें कोविड तथा अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स कोष के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पीएम केयर्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये जिले हैं बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव। इन संयंत्रों से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पताल में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे। इस तरह से अपने स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा से इन अस्पतालों और जिले की दिन प्रतिदिन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा तरल मेडिकल ऑक्सीजन कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन के टॉपअप के रूप में काम करेगी। इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान न उत्पन्न हो सके और कोरोना मरीजों व अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राजधानी दिल्ली में भी चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के लिए पीएम केयर्स कोष के सहयोग से 8 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन संयंत्रों से 14.4 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता बढ़ जाएगी। इन 8 संयंत्रों में से एक संयंत्र कौशिक एनक्लेव स्थित बुराड़ी अस्पताल में पहले ही स्थापित किया जा चुका है, जबकि 4 संयंत्र दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, लोकनायक अस्पताल, रोहिणी में बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर अस्पताल और अशोक विहार में दीपचंद बंधु अस्पताल में 30 अप्रैल तक स्थापित किए जाने की संभावना है। पिछले वर्ष नवंबर से साप्ताहिक समीक्षा के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा इन संयंत्रों के लिए स्थल तैयारी में देरी हुई। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल केवल चिकित्सा उद्देश्य से ही किया जाए। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 9 उद्योगों को दी गई छूट भी वापस ले ली गई है। केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस निर्देश का अनुपालन कराने के लिए लिखा है। श्री भल्ला ने सभी निर्माण इकाइयों से तरल ऑक्सीजन का उत्पादन अधिकतम करने और इसे तत्काल प्रभाव से चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। तरल ऑक्सीजन के सभी भंडार भी चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री भल्ला ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के उपयोग को लेकर किसी भी उद्योग को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
नासिक में एक ऑक्सीजन टैंक में लीकेज के कारण अभी कुछ दिन पहले 24 लोगों की मौत हो गई थी। अब नगर निकाय ने स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके अलावा प्रत्येक जिले को चिकित्सा ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की महाराष्ट्र सरकार की पहल के अनुसार नासिक में 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जाएंगे। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोविड रोगियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जिले के 9 अस्पतालों में जल्द ही अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 10 करोड़ 88 लाख रुपए की जिले को वार्षिक योजना से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। पहले चरण में मनवाड़, योला, कलवन और चंदवड़ अस्पताल और उपजिला में सिन्नर, पिपलगांव, बसवंत, इगतपुरी और वानी ग्रामीण अस्पतालों में हवा से ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए प्लांट बिठाया जाएगा। प्रस्ताव को जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है और परियोजना 1 महीने के भीतर चालू हो जाएगी। प्लांट में प्राकृतिक रूप से 860 जंबो सिलेंडरों को भरने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता होगी, जिससे अस्पतालों को ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति हो सके। इस बीच नांदेड़ में कल 20 किलोलीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता वाली एक तरल ऑक्सीजन उत्पादन परियोजना का उद्घाटन किया गया। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र और अस्पताल आज सुबह 10 बजे से काम शुरू कर देगा। रोगियों की भर्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने बताया कि इस केंद्र में केवल जिला निगरानी अधिकारियों द्वारा रेफर किए गए रोगियों की ही भर्ती की जाएगी। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल राधा स्वामी सत्संग छतरपुर कैंपस में स्टार्ट किया गया है, जिसकी शुरुआत में कैपेसिटी करीब 500 होगी। इसमें सारे के सारे बेड ऑक्सीजनेटेड हैं, लेकिन इसमें एडमिशन सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं दिल्ली की, उनकी रिकमेंडेशंस पे होगी, ताकि हर आदमी वहां पर आकर भीड़ ना करे। तो इसलिए सारे के सारे हमारा निवेदन है कि जो हमने एक प्रोसीजर ले डाउन किया है, उसके अनुसार ही एडमिशन किए जाएंगे और ट्रीटमेंट की जाएगी। आईटीबीपी ने कहा कि रोगियों को रिसेप्शन पर रिपोर्ट करने के बाद शुरुआती दस्तावेजों और आवश्यक जांच के बाद अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। उन्हें एक किट उपलब्ध कराया जाएगा। सभी चिकित्सा उपचार, दवा, भोजन और अन्य सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। तनाव कम करने के लिए परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को राष्ट्रीय राजधानी के छतरपुर में राधा स्वामी ब्यास केंद्र स्थित सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र के संचालन के लिए नोडल बल बनाया है। केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमणग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए 14 दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में बहुत बढ़ोतरी हो रही हो। सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण 10% से अधिक है या अस्पतालों में 60% बिस्तर मरीजों से भरे हैं, वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। इन दोनों में से एक भी स्थिति वाले जिलों में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते हैं। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र में 14 दिन के लिए लोगों को आपस में मिलने जुलने पर पाबंदी रहेगी। स्थानीय कंटेनमेंट में 3 सूत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें नियंत्रण, नैदानिक प्रबंधन और सामुदायिक सहयोग शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नियंत्रण क्षेत्र की सीमा स्पष्ट निर्धारित की जाएगी और नियंत्रण के कड़े उपाय किए जाएंगे ताकि संक्रमण बाहर न फैले। लोगों के आपस में मिलने जुलने पर पाबंदी लगाकर संक्रमण को नियंत्रित करना होगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, धार्मिक आयोजनों से जुड़ी सभाओं और सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 50% कोटे से निःशुल्क कोविड टीके देना जारी रखेगी। फेसबुक पोस्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि शेष 50% कोटे में राज्यों को आजादी होगी। कई राज्यों ने अपने अनुसार टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था और अब शेष 50% कोटा से उन्हें अपने हिसाब से प्राथमिकता वाले समूहों को टीके लगाने की स्वतंत्रता मिलेगी। इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकारी माध्यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से टीका लगाने की सुविधा मिलेगी। निजी क्षेत्र के जरिए टीका लगाने का खर्च उठा सकने वाले लोग इस माध्यम से टीका लगवा सकेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने फिर कहा कि केंद्र सरकार किसी को सीधे तौर पर टीके नहीं देती। टीकों का 50% कोटा निःशुल्क वितरण के लिए है और इनका वितरण राज्यों के जरिए ही किया जाएगा। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कि उसे सस्ते दाम पर टीके मिल रहे हैं और राज्यों को नहीं, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि राज्यों को गारंटी मात्रा में मुफ्त टीकों की आपूर्ति हो रही है और वे लोगों की आवश्यकता के अनुसार साथ साथ अन्य माध्यमों से भी टीके खरीद सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के 99वें दिन में ही भारत ने 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 25,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। भारत रिकॉर्ड समय में सबसे तेज गति से 14 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है। रेल मंत्रालय ने देश में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड देखभाल कोच स्थापित किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तकरीबन 4,000 कोविड देखभाल कोच बनाए गए हैं। इनमें 64,000 बिस्तर हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में जारी कोरोना कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू से कोविड संक्रमण दर स्थिर हुई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए भोपाल शहर में 26 अप्रैल तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 3 मई को सुबह 6 बजे तक 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इस बीच प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी दर घट रही है। 22 अप्रैल को यह 24.29% थी, जो 25 अप्रैल को 23.1% हो गई है। संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 19 अप्रैल को जहां 6,836 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए थे, वहीं 25 अप्रैल को स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 11,324 हो गई है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में कोविड संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में कल रिकॉर्ड 12,795 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई और 118 लोगों की मौत हुई। बिहार में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,155 हो गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स कोष से अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का आदेश दिया। केंद्र ने सभी गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए तरल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संचालित सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र आज से दिल्ली में काम करना शुरू करेगा। केंद्र अपने 50% कोटे से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराना जारी रखेगा। अमेरिका सरकार ने भारत में कोविड वैक्सीन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री पर प्रतिबंध हटाया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने ग्वाटेमाला में तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सरकार ने भारत में कोविड वैक्सीन निर्माताओं के लिए जरूरी कच्ची सामग्री के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। देश में कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका कोरोना महामारी से निपटने में भारत की मदद के लिए ठीक उसी तरह से तत्पर है जैसे महामारी के शुरुआती दौर में अमेरिकी अस्पतालों पर दबाव बढ़ने पर भारत ने मदद की थी।
सरकार ने सभी बड़े बंदरगाहों को निर्देश दिया है कि वे ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरणों को लाने ले जाने वाले जहाजों के लिए सभी प्रकार के शुल्क माफ करे। देश में कोविड महामारी के दौरान इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। गुजरात सरकार 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार ने 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए टीकों के 1.5 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। कोविशील्ड टीके के 1 करोड़ डोज और कोवैक्सीन टीके के 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। एक रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 5,790 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,690 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 157 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 6,328 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 1,15,000 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 406 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,24,539 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 1,12,95,536 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 9 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में आज से आंशिक लॉकडाउन शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम और सभागार बंद रहेंगे। कोविड की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कल से कर्फ्यू लगा दिया है और सभी जिलों में तालाबंदी कर दी गई है। मॉल और कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। हालांकि मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए किराने की दुकान, सब्जी और अन्य आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। तमिलनाडु में कल 15,000 से अधिक लोगों ने अपना परीक्षण कराया। करीब 11,000 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रत्ना पांडे। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का कल नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक श्रद्धांजलि। बनारस की कंठ संगीत परंपरा के अप्रतिम प्रतिनिधि और शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने में ख्याल गायकी की मशाल प्रज्वलित करने वाले पंडित राजन मिश्र ने 400 साल पुराने बनारस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने आरंभिक शिक्षा अपने दादा पंडित रामजी मिश्र और पंडित हनुमान मिश्र से ग्रहण की। 1951 में जन्मे राजन मिश्र ने अपने भाई साजन मिश्र के साथ ख्याल शैली में गायन से देश विदेश के संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया। पद्म विभूषण, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार, संस्कृत अवार्ड, गंधर्व सम्मान और अनगिनत संगीत पुरस्कारों से सम्मानित राजन मिश्र का गायन सर्वदा संगीत मर्मज्ञों को झंकृत करता रहेगा। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। और अब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराकर मैच अपने नाम कर लिया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने पृथ्वी शॉ के 53 और शिखर धवन के 28 रन के साथ जबरदस्त शुरुआत की। बाद में स्थिति कुछ लड़खड़ाई और टीम ने कप्तान ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ की सधी हुई पारी से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 159 रन बनाए। हैदराबाद की टीम ने भी जॉनी बेयरस्टो के 38 और केन विलियमसन के 66 रन की धुआंधार पारी की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बना लिए और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 69 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में बेंगलोर की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। इस मैच में चेन्नई के हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के जबरदस्त प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा। जडेजा ने 28 गेंद पर 62 रन की नाबाद पारी खेली
और फिर बाद में 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट भी लिए। चेन्नई सुपर किंग्स अब पहले स्थान पर पहुंच गई है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। क्रिकेट जगत से अन्य खबर, हरारे में पाकिस्तान ने कल तीसरे T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 24 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला अपने नाम कर ली है। उधर कैंडी में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया है। तीरंदाजी से भारत के लिए सुनहरी खबर, दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमालिका बारी की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कल मेक्सिको को शूट ऑफ में 5-4 से हराकर विश्व कप तीरंदाजी के पहले चरण में टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। ग्वाटेमाला में मेक्सिको की टीम ने अच्छी चुनौती पेश की। मुकाबला 4-4 से बराबरी पर छूटने के बाद शूट ऑफ का सहारा लिया गया, जिसमें भारत ने 27-26 से जीत दर्ज की। महिला टीम ने अभी तक ओलंपिक कोटा हासिल नहीं किया है और जून में पेरिस में होने वाली अंतिम क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता से पहले इस जीत से उसका मनोबल बढ़ेगा। बाद में करने मुकाबले में अंकिता भक्त और अतानु दास ने अमेरिका की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। टेनिस के कोर्ट का रुख करें तो राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में नडाल ने स्टेफेनोस सितिसिपास को 6-4, 6-7 से हराया। आकाशवाणी समाचार स्पोर्ट्स डेस्क। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। निखिल, मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना के तूफान से देश जल्द बाहर निकलेगा। जनसत्ता सहित कई अखबारों ने इसे मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की सुर्खी है, दूसरा तूफान करेंगे परास्त, लड़ाई जीतने के लिए विशेषज्ञ और वैज्ञानिक सलाह को देनी होगी प्राथमिकता। वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने लोगों से टीका लगवाने और बचाव के सभी उपायों का पालन करने का आग्रह किया। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, सांस में आई सांस, पीएम केयर्स फंड से देश में बनेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट। हरिभूमि की सुर्खी है, टूटी सांसों की डोर थामने के लिए केंद्र ने की बड़ी पहल। सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन के गैर चिकित्सा प्रयोग पर रोक, दैनिक ट्रिब्यून में है। मिलिए सांसों के योद्धाओं से, इस शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, लंच बॉक्स सामने रखा था, कर्मचारी बोले अभी 50 टन ऑक्सीजन और बनानी है, तब तक खाएंगे नहीं खाना। वीर अर्जुन ने पहले पन्ने की सुर्खी है, भारत ने सबसे तेजी से लगाए 14 करोड़ कोरोना टीके। बकौल अमर उजाला, 18 पार को कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु पर पंजीकरण के बाद ही टीका। राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ की खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में 1 सप्ताह और लॉकडाउन। दैनिक भास्कर लिखता है, अप्रैल मई में 330 ट्रेनें और चलाएगा रेलवे। कमरे को वायरस से मुक्त करेगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बनाया गया 3D फिल्टर। दैनिक जागरण के बॉक्स में है। नवभारत टाइम्स के अनुसार श्री हेमकुंड साहिब यात्रा हुई स्थगित, महामारी को देखते हुए किया गया फैसला। पंजाब केसरी के अनुसार ट्विटर और फेसबुक ने हटाई कई फर्जी पोस्ट, महामारी से संबंधित अफवाहें फैलाए जाने पर सरकार ने दिया था आदेश। अमर उजाला की खबर है, गगनयान से संपर्क के लिए इसरो लॉन्च करेगा खास संचार उपग्रह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है, शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित करेगा सीबीएसई। राष्ट्रीय सहारा की यह खबर ध्यान खींचती है, लगातार दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, सामान्य से 5 डिग्री नीचे 18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। आज होगा ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान, हरिभूमि के बॉक्स में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स कोष से अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का आदेश दिया। केंद्र ने सभी गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए तरल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संचालित सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र आज से दिल्ली में काम करना शुरू करेगा। केंद्र अपने 50% कोटे से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराना जारी रखेगा। अमेरिका सरकार ने भारत में कोविड वैक्सीन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री पर प्रतिबंध हटाया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने ग्वाटेमाला में तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।